ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नदीम है। आई एम कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट एट सरजीमेंट हॉस्पिटल लाहौर। जिस टॉपिक पर हम आज बात कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म में हम उसे कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया को अगर मैं आम ज़ुबान में समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि जो सीमन है, मनी जिसे हम कहते हैं वो उर्दू में, उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। जनरली कैसे पता चलता है कि कपल पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। शादी हुई, बच्चे नहीं हुए तो वो एक इन्वेस्टिगेशन में या उसकी तहकीक में लग जाते हैं कि भाई बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो वहाँ सीमन एनालिसिस कराया, पता चला, रिपोर्ट ही आई कि जी आपके सीमन एनालिसिस में कोई स्पर्म नहीं है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। एक बड़ी परेशानी की बात होती है पेशेंट के लिए, बहुत ही बैड न्यूज़ उस कपल के लिए। तो देयर इज़ लॉट ऑफ एंग्जाइटी जो कि वाबस्ता होती है इस बात से, जो कि नेचुरल है। हमारे पास जब ये पेशेंट आते हैं तो हम इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, हमें इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ लैब, के किसी प्रॉपर लैब से उसकी रिपोर्ट आई है। फिर ये होता है कि आया जैसे अगर वो सैंपल एक रिपोर्ट आई है तो हम उस पर फौरी तौर पर उस पर एक्शन नहीं ले लेते, बल्कि हम उसको रिपीट करवाते हैं। आफ्टर सर्टन टाइम उसको रिपीट किया जाता है। अगर रिपीट के अंदर भी रिपोर्ट नील ही आए तो हम कह सकते हैं कि ये एज़ोस्पर्मिया का केस है। एज़ोस्पर्मिया क्यों होता है? आप जानते हैं कि स्पर्म जो हैं वो टेस्टीज़ में पैदा होते हैं, जो खसिये जिन्हें हम कहते हैं उर्दू में, वो जगह है जहाँ वो पैदा होते हैं। स्पर्म पैदा ना होने की वजूहात बहुत वेरिड हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अब उसके अंदर हम बुनियादी तौर पर उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक वजह यह है कि टेस्टिस ने स्पर्म पैदा करने होते हैं किसी जिस्म के, या इन अदर वर्ड्स कह लें कि दिमाग के हुक्म के तहत। दिमाग का हुक्म जो है वो किस तरह आता है? वो आता है हार्मोन्स की शक्ल में, कि हमारे दिमाग के मखसूस हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस उसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दिमाग के वो हिस्से हैं कि जहाँ से वो एक हार्मोन्स, या जिसे आम ज़बान में हुक्म कह लें आप, कि वो जारी होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ये हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं और वहाँ से खून के ज़रिए ट्रैवल करते हुए ये टेस्टिस में आके अपना काम शुरू कर देते हैं। टेस्टिस में मखसूस सेल्स होते हैं जो इन हार्मोन्स के ज़ेरे असर अपना काम शुरू कर देते हैं और यूँ स्पर्म्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब एक वजह तो ये हो सकती है कि ऊपर से ब्रेन के उन मखसूस हिस्सों से वो हार्मोन्स ही नहीं निकल रहे, उनकी कमी है या वो निकल ही नहीं रहे। दूसरा उसकी वजह ये हो सकती है कि टेस्टिस के अंदर हार्मोन तो आ रहे हैं, लेकिन टेस्टिस के अंदर कुछ अपना डिफेक्ट की वजह से, जो कि एक जेनेटिक्स या कंजेनिटल एनॉमलीज़ हैं, क्रोमोसोमल एनॉमलीज़ हैं, उनकी वजह से टेस्टिस के अंदर जो है वो उसकी प्रोडक्शन ही हो रही। हार्मोन्स तो आ रहे हैं, लेकिन आगे जो टेस्टिस की अपनी बॉडी है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इस तरह के हैं कि वो हार्मोन्स अपना काम नहीं कर पा रहे। नतीजा ये है कि वो स्पर्म जो है वो नहीं बनते। फिर इससे आगे अगर स्पर्म बन भी रहे हों तो फिर उससे अगली बात आ जाती है कि उन स्पर्म, जो बने हुए स्पर्म्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़र कर तो अल्टीमेटली जो पीनस है, जो अज़ाए मखसूसा से
منی کی شکل میں انہوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے. یہ ایک لمبے چینلز ہوتے ہیں, مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ باہر آتے ہیں. ان سب راستوں میں کہیں پر بھی رکاوٹ آئے تو وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی جب اس کی منی جب باہر جو سیمنل اس کا جو ایجیکولیشن ہے, اس کی سیمن ایجیکولیشن, اس کے اندر جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو سپرم ہے ہی نہیں, حالانکہ سپرم پیدا ہو رہے ہیں اندر, لیکن ان راستوں میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ ان کی جو ہے وہ ایبسنس ہو جاتی ہے, وہ سیمن کے اندر وہ نظر نہیں آتے. اب اس کے اندر بہت ساری ایسی وجوہات ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ کریکٹیبل ہیں, جن کا علاج ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جو ہمارے جو ٹیسٹس ہیں, خصیے ہیں, وہ ایک بڑا نازک اور سینسٹیو آرگن ہے, اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ہیٹ کا جو ویریشن ہے وہ بڑا بری طریقے سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ بہت زیادہ ہیٹ, کوئی ایسا بندہ ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ اس کا ہیٹ ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, گرم جگہ پر کام کر رہا ہے, اس سے اس کی پروڈکشن متاثر ہو سکتی ہے. انوائرمنٹل فیکٹرز ایک بہت بڑا ایک سورس ہے. ہماری جیسے فضائی آلودگی ہے, ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, یا ورک پلیس ہے جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں, یہ ریڈیشن ایکسپوزڈ ہیں. فار ایگزامپل کسی کو کوئی کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی ہوئی جو کہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے, اس کے زیر اثر یہ بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں, ان کی پروڈکشن سلو ہو جاتی ہے. اسموکنگ ایک اس کی کاز ہے. ٹائٹ کلودنگ, ٹائٹ انڈر ویئرس, کیونکہ وہ ایسے جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں ان کو باڈی کے ساتھ وہ کانسٹنٹلی پش کر کے رکھتے ہیں, جس سے کہ جسم کا جو ہائی ٹیمپریچر ہے, جو درجہ حرارت ہے, گرمی کا موسم ہے, اس سے ان کی پروڈکشن متاثر ہوتی ہے. اس طرح ملٹیپل فیکٹرز ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ کھانا پینا, ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں, انوائرمنٹل پوائزنز ہیں, ہماری فضائی آلودگی بہت زیادہ ہے, یا ورک پلیس میں جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو ایسے ٹاکسک فیومز اور کیمیکلز وہ اس کی وجہ بنتے ہیں. ڈائی انڈسٹری ہے, ون آف دا ویری فیمس, نٹوریس بلکہ کہنا چاہیے, نٹوریس کاز ہے اس طرح کے پوائزنس کیمیکلز کی. تو کوئی بھی جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ریزن جس وجہ سے, اگر تو آئیڈینٹیفیبل ریزن ہے, قابل شناخت ہمیں وجہ مل گئی ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو ہم اس وجہ کو دور کرتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ہے تو ان ہارمونز کو جو ہے وہ ایکسٹرنلی ریپلیس کیا جاتا ہے, اور یا ایسی میڈیسنز دی جاتی ہیں کہ وہ انٹرنلی ان کی پروڈکشن بہتر ہو. اور اس سے آگے بڑھ کے جہاں آبسٹرکشن ہوتی ہے ان راستوں کی جہاں سے گزر کر سپرمز نے باہر آنا ہوتا ہے, تو کامنلی اس کے اندر جو چیزیں ہیں, ویریکوسیلز ہیں, یا جو ڈکٹ ہے, جو بڑی نالی ہے جو ٹیسٹس سے نکل کر لے کر آ رہی ہوتی ہے, اس کی کوئی پیدائشی طور پر کہہ لیں کہ وہ اس کی تخلیق نہیں ہوئی ہوتی, وہ یا بہت زیادہ وہ obstruction کی حالت میں ہوتی ہیں. ویزیکٹومی ایک بڑا ایک ریزن ہے کہ جس سے کہہ لیں کہ ایک جیسے وہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو والنٹیرلی ختم کروا دیتے ہیں, تو اس رگ کو وہ کاٹ دیتے ہیں, اس کی ایک آپریشن کے ذریعے, چھوٹے سے آپریشن سے ویزیکٹومی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے جب وہ رستہ ہی بند ہو گیا تو اس نے کہاں سے باہر آنا. اس سے آگے چلیں تو انفیکشنز ملٹیپل جو ٹیسٹس کی ان کی ہوتی ہیں, اگر خصیے ہیں ان کی سوزش ہو جائے, یا جیسے ممپس ایک بیماری جو بچپن میں بڑی کامن, اب تو خیر ویکسینیشن بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کیسز ہم دیکھنے کو ملتے ہیں. ممپس ایک بڑی ریزن ہے کہ وہ جن میں یہ ممپس کی بیماری بچپن میں ہوتی ہے تو ان کے اندر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان ممپس کے زیر اثر, اس بیماری کے زیر اثر, اس کے نتیجے میں ان کی جو سپرم پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو ڈپینڈنگ آن دا کاز, سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایزوسپرمیا جو ہے, جو ایبسنس آف سپرمز ہے, اس کی کاز کیا ہے. ہم ویری پریسائزلی اور ایکوریٹلی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دور کرتے ہیں اس کو جہاں تک بھی ممکن ہو سکے.
अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉक वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नालियाँ भी ठीक हैं और स्पर्म की प्रोडक्शन और एजोस्पर्मिया जो सीमन का एनालिसिस उसके ऊपर आ रहा होता है, लेकिन अब जो साइंस की मज़ीद एडवांसमेंट हुई उसके अंदर माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर्स अब आ गए हैं, जो कि जिसे उर्फ़ आम में हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ या IVF, इनमें इक्सी एक प्रोसीजर है जो कि बहुत ही एडवांस है। और उसके अंदर ये होता है कि टेस्टिस को सर्जिकली माइक्रोस्कोपिकली एक्सप्लोर किया जाता है। टेस्टिस के डिफरेंट हिस्सों में सैंपल्स लेके अंडर माइक्रोस्कोप उनको देखा जाता है कि कहीं किसी कोने खुदरे में कहीं पर कोई एक आध स्पर्म भी मिल जाए। अब अंदाज़ा करें कि नॉर्मल ये मिलियंस की तादाद में होते हैं पर इजैकुलेट, तकरीबन मोर देन 35 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेट होते हैं। कितनी बड़ी तादाद है। तो फिर वो प्रेगनेंसी के अमल और सारे वो जो एक फितरत का एक नेचुरल अमल है वो होता है, मगर जो साइंस की एडवांसमेंट है वो ये कहती है कि अगर हमें सर्जिकल एक्सप्लोरेशन में अगर एक स्पर्म भी मिल जाए टेस्टिस के अंदर, तो वो उसको भी पिक करके तो लेबॉरेटरी के अंदर जो बैज़ा होता है वाइफ का उनका, उनको लैब के अंदर फर्टिलाइज करके तो एम्ब्रियो की शक्ल में, और वो एक एडल्ट मतलब एक फॉर्म में आ जाता है, बच्चे की शक्ल में वो आ जाता है। तो ये इस तरह एजोस्पर्मिया के कॉजेज़ जो हैं, वेरिकोसील है तो उसका ऑपरेशन है। जब वो वेरिकोसील एक बेसिकली खून की नालियों का गुच्छा होता है जिसकी वजह से कि खून की सर्कुलेशन बहुत कम हो जाती है और वो स्पर्म प्रोडक्शन को पर नेगेटिव असरात उसके होते हैं और स्पर्म की प्रोडक्शन जो है उसको मुतासर करती है। वेरिकोसील का ऑपरेशन करवा के वो उस कॉज को दूर किया जाता है, उसके ऑपरेशन सर्जरी के ज़रिए, ताकि वो कॉज दूर हो तो उससे स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो जाती है। तो इस तरह इस सारी बात का जो एक कह लें कि एक नतीजा है, एक कंक्लूजन ये है कि एजोस्पर्मिया काफ़ी हद तक काबिल इलाज मसला है, जो कि पहले एक मायूसी थी और एक बिल्कुल बस ये था कि अगर आपके जैसे सीमन में अगर नहीं है स्पर्म तो समझे कि कहानी का इख्तिताम हो गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज साइंस की एडवांसमेंट वहाँ है कि कहानी का इख्तिताम नहीं हुआ, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम इस लेवल तक पहुँच गए हैं कि जहाँ अगर एक स्पर्म ज़िंदा भी हमें मिल जाए तो वो भी अल्लाह के इज़्न से एक जो है फर्टिलाइजेशन में और बच्चा पैदा होने के काबिल हो सकता है। शुक्रिया। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।